ओके जी, लास्ट लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर सोल्यूशन डिस्कस किया और देखा कि 3 कंडीशंस का मीट होना ज़रूरी है सॉफ्टवेयर सोल्यूशन के वैलिड होने के लिए, जिसमें थी म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस के 2 पार्ट्स थे और बाउंडेड वेटिंग। अगर ये तीनों कंडीशंस मीट करती हैं तो ही हमारा जो सोल्यूशन है वो वैलिड सोल्यूशन है, अदरवाइज वो वैलिड सोल्यूशन नहीं है। ओके, अब हम बात करते हैं हार्डवेयर सोल्यूशन की। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही है बेस्ड ऑन टाइमर इंटरप्ट। टाइमर एक कंट्रोलर है जो सिस्टम पे लगा हुआ है, जो कर्नल है वो उसको इनिशियलाइज कर देता है किसी वैल्यू से और फिर कंट्रोल ट्रांसफर करता है किसी यूजर प्रोसेस को। काउंटर काउंट डाउन कर रहा है, जैसे ही वो अपनी टर्मिनल वैल्यू पे पहुंचता है एक इंटरप्ट जनरेट होता है और हमने देखा डिटेल में कि जैसे ही इंटरप्ट जनरेट होगा जो रनिंग प्रोग्राम होगा उससे कंट्रोल ले लिया जाएगा और कर्नल को कर्नल बोर्ड पे दे दिया जाएगा। अब कर्नल उसके नतीजे में कंट्रोल उसी प्रोसेस को वापस करता है या किसी और को वापस रिटर्न करता है, नो इट डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी। लेकिन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग इसी तरह ही होती है कि टाइमर इंटरप्ट आता है, रनिंग प्रोसेस से कंट्रोल लिया जाता है और कर्नल वो कंट्रोल किसी और प्रोसेस को ट्रांसफर कर देता है। फिर टाइमर इंटरप्ट आएगा, फिर कंट्रोल उससे लेकर तीसरे को दे दिया जाएगा, चौथे को, एंड सो ऑन। एक तरीका तो ये है कि हम इंटरप्ट्स को डिसेबल करते हैं। हार्डवेयर सोल्यूशन की बात कर रहे हैं तो हार्डवेयर इंटरप्ट को डिसेबल करते हैं अगर हम, तो टाइम स्लाइस ओवर नहीं होगा। टाइम स्लाइस ओवर नहीं होगा तो जो क्रिटिकल सेक्शन है वो वन गो में एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिर्फ हमारा मकसद क्या है कि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम राइज कब होता है, जब क्रिटिकल सेक्शन दो प्रोसेस सेम टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो जाते हैं, दो थ्रेड सेम टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा। एक्चुअली हमें यहाँ पर म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव करनी है, एक वक्त में सिर्फ एक थ्रेड अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो, देन इट्स ओके, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं काउंट प्लस प्लस हो या काउंट माइनस माइनस हो, लेकिन ये सीरियली हो। काउंट प्लस प्लस हो रहा हो तो काउंट माइनस माइनस स्टार्ट ना हो, काउंट माइनस माइनस जब हो रहा हो तो उस वक्त दरमियान में काउंट प्लस प्लस नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट के एक वक्त में कोई एक थ्रेड अपनी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होना चाहिए। अगर हम इंटरप्ट्स को डिसेबल करते हैं तो इंटरप्ट्स नहीं आएंगे, इंटरप्ट्स नहीं आएंगे तो कंट्रोल ट्रांसफर नहीं होगा, टाइम शेयरिंग नहीं होगी, टाइम शेयरिंग रुक जाएगी। टाइम शेयरिंग नहीं होगी तो जो हमारा क्रिटिकल सेक्शन है वो वन गो में एग्जीक्यूट होगा, उसको इंटरप्ट नहीं किया जाएगा, उसके दरमियान में, उसके एग्जीक्यूशन के दरमियान में उसे कंट्रोल लेकर किसी और प्रोसेस को नहीं दिया जाएगा और वो जो पॉसिबिलिटी है म्यूचुअल एक्सक्लूजन वायलेट होने की वो कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि हम इंटरप्ट्स को डिसेबल कैसे करें। उसके लिए हमारे पास इंस्ट्रक्शन है CLI, असेंबली की एक इंस्ट्रक्शन है क्लियर इंटरप्ट फ्लैग, और इसकी अपोजिट STI सेट इंटरप्ट फ्लैग। हमारे रजिस्टर्स के अंदर CPU में रजिस्टर्स होती हैं, एक रजिस्टर है फ्लैग, उस फ्लैग रजिस्टर के अंदर एक इंटरप्ट है, यानी कि एक बिट है जो कि रिजर्व कर दिया गया है फॉर इंटरप्ट्स। अगर वो सेट होता है तो इसका मतलब है कि हार्डवेयर इंटरप्ट्स इनेबल है, अगर वो ज़ीरो है तो इसका मतलब है हार्डवेयर इंटरप्ट्स डिसेबल्ड है। अब इस बिट को सेट करने के लिए या क्लियर करने के लिए इंस्ट्रक्शंस यूज होती हैं STI फॉर सेटिंग दैट बिट एंड CLI फॉर क्लियरिंग दैट बिट। अगर कोई भी थ्रेड क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने से पहले CLI की इंस्ट्रक्शन इशू कर दे अपने एंट्री सेक्शन के अंदर
और इशू करने के बाद अपनी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाए। अब टाइमर इंटरप्ट तो इंटरप्ट कर रहा होगा, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर में हार्डवेयर इंटरप्ट्स डिसेबल्ड हो चुके हैं, वो माइक्रो प्रोसेसर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा किसी भी हार्डवेयर इंटरप्ट को। ओके, जब वो क्रिटिकल सेक्शन से वो थ्रेड एग्जिट हो तो अपने एग्जिट सेक्शन के अंदर STI की इंस्ट्रक्शन इशू कर दे ताकि इंटरप्ट्स दोबारा से इनेबल हो जाएं और माइक्रो प्रोसेसर उन तमाम पेंडिंग इंटरप्ट्स को सर्विस दे सके। इंटरप्ट्स आ रहे होंगे, सिर्फ माइक्रो प्रोसेसर उनको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, और इससे सिर्फ हार्डवेयर इंटरप्ट्स डिसेबल होते हैं STI और CLI की इंस्ट्रक्शंस यूज़ करते हुए। अगर CLI इंस्ट्रक्शन करेंगे तो इंटरप्ट फ्लैग क्लियर हो जाएगा, मींस के सिर्फ हार्डवेयर इंटरप्ट्स को माइक्रो प्रोसेसर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, एक्सेप्शंस और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स ये दोनों आएंगे, लेकिन इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कोई ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो एक्सेप्शंस तो थ्रो होंगी, और अगर आप सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इन्वोक करना चाहते हैं, कोई क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कोई सिस्टम कॉल इन्वोक करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो CLI की इंस्ट्रक्शन इशू होती है, इंटरप्ट फ्लैग क्लियर होता है, और सिर्फ हार्डवेयर इंटरप्ट्स डिसेबल्ड होते हैं। हार्डवेयर इंटरप्ट्स डिसेबल होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, और STI करेंगे तो हार्डवेयर इंटरप्ट्स इनेबल हो जाएंगे, बाकी सॉफ्टवेयर इंटरप्ट्स और एक्सेप्शंस अपनी जगह मौजूद रहेंगे। तो जिस वजह से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो रही थी, टाइम शेयरिंग हो रही थी, उसको हमने रोक दिया, वो मैकेनिज्म रोक दिया हमने कि ना इंटरप्ट्स आए ना ही टाइम शेयरिंग हो। अब इसमें मल्टीपल इश्यूज हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस हो सकते हैं। पहला तो ये है कि ये जो इंस्ट्रक्शन है क्लियर इंटरप्ट फ्लैग के लिए की CLI, ये प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन है, ये यूजर मोड में एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। इसे प्रिविलेज क्यों बनाया गया है? इसलिए कि अगर स्टार्ट में प्रोग्रामर या कोई भी प्रोसेस CLI कर देता है और आखिर में जाके STI करता है, तो सिर्फ उसी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। हार्डवेयर इंटरप्ट्स डिसेबल होने की वजह से टाइमर इंटरप्ट को सर्विस नहीं मिल सकेगी, कीबोर्ड इंटरप्ट, हार्ड ड्राइव, यानी कि जितनी भी IO डिवाइसेस लगी हुई हैं उनके तमाम इंटरप्ट्स रुक जाएंगे, आप इनपुट नहीं ले सकेंगे। अब जब टाइमर इंटरप्ट आता है, कंट्रोल स्विच होता है, पहले वो कंट्रोल जाता है कर्नल के पास, कर्नल पेंडिंग कुछ काम होते हैं वो करता है, इवन आपके जो जो टास्क मैनेजर के ऊपर जो क्लॉक आ रही होती है उसको भी अपडेट करना होता है उस दौरान, और भी जो बफर्स होते हैं उनको अपडेट करना है, जो स्टेट्स होती हैं वेट से रेडी में मूव करना है, और भी बहुत से काम होते हैं जो उसने करते होते हैं। मल्टीपल यूजर्स के मल्टीपल प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, लेकिन अगर कोई एक प्रोसेस CLI की इंस्ट्रक्शन इशू कर देता है, फिर तो बिल्कुल ही मशीन स्टक हो जाएगी, कंट्रोल ट्रांसफर ही नहीं होगा, कोई इनपुट नहीं ले सकेगा, कोई आउटपुट नहीं कर सकेगा, कोई सिस्टम कॉल नहीं इन्वोक कर सकेगा, इवन उस प्रोसेस से कंट्रोल भी नहीं लिया जा सकेगा, कर्नल भी नहीं ले सकेगा। हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर देखा था प्रोटेक्शन में हमने देखा था मेमोरी प्रोटेक्शन, IO प्रोटेक्शन, और एक चीज देखी थी CPU प्रोटेक्शन। अब CPU प्रोटेक्शन का इशू आ गया, जिसके अंदर हम चाहते थे कि कोई भी फोर्सफुली किसी भी प्रोसेस से कर्नल कंट्रोल ले सके, उसके लिए हमने मैकेनिज्म देखा था कि टाइमर इंटरप्ट है। अगर टाइमर को या इंटरप्ट्स को डिसेबल कर दिया जाएगा, और अगर हम ये इख्तियार दे दें किसी भी यूज़र प्रोसेस को कि वो कभी भी इंटरप्ट को डिसेबल कर ले, तो फिर तो सिस्टम नहीं चल सकेगा, फिर तो मशीन रिलायबल नहीं रहेगी। कोई भी कभी भी इंटरप्ट्स को डिसेबल करेगा और कंट्रोल उसी के पास रहेगा, तो कंट्रोल उसे छीना नहीं जा सकेगा, इवन कर्नल भी उसे कंट्रोल नहीं ले सकेगा, क्योंकि एक ही मैकेनिज्म है और वो है इंटरप्ट्स का, और वही उसने डिसेबल कर दिया। तो पहला इशू तो ये है कि प्रोटेक्शन इश्यूज हैं यहाँ पर। अगर हम
अलाउ कर देते हैं यूज़र को CLI की इंस्ट्रक्शन इशू करना, तो इससे ये होगा कि प्रोटेक्शन की वायलेशन हो सकती है। और क्या इश्यूज आ सकते हैं? चलिए हम किस तरीके से अलाउ कर देते हैं CLI को एज ए सिस्टम कॉल, हम उसको अवेलेबल कर देते हैं कि वो सिस्टम कॉल इन्वोक करेगा तो इंटरप्ट्स जो हैं वो डिसेबल हो जाएंगे, और उसके बाद फिर वो दूसरी सिस्टम कॉल इन्वोक करेगा तो इंटरप्ट्स इनेबल हो जाएंगे। चलिए हमें किसी तरीके से उसे मैकेनिज्म प्रोवाइड कर दिया है, क्योंकि प्रिविलेज टास्क परफॉर्म करवाने का एक ही तरीका है कि हम कर्नल को रिक्वेस्ट करें, और कर्नल की जो रिक्वेस्ट होती है वो उसको हम नाम देते हैं सिस्टम कॉल का। ओके, अगर हम मान लेते हैं चलें ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो सकती है यूज़र मोड में, इंटरप्ट्स डिसेबल हो जाते हैं, तो सिंगल प्रोसेसर मशीन के लिए, सिंगल कोर मशीन के लिए तो ये काम करेगी, लेकिन अगर मल्टीपल कोर्स हैं या मशीन में मल्टीपल प्रोसेसर लगे हुए हैं तो फिर उन तमाम प्रोसेसर्स के इंटरप्ट्स को भी डिसेबल करना होगा। क्यों? कोई ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दूसरा थ्रेड दूसरे CPU पे स्केड्यूल हो जाए। अगर 4 कोर्स हैं और 2 थ्रेड्स हैं आपके जो कोऑपरेटिव हैं, कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं, यानी कि जिनके दरमियान कोई शेयर्ड वेरिएबल एक्सेस हो रहा है, मॉडिफाई हो रहा है, ये भी तो हो सकता है कि एक थ्रेड एक CPU या एक कोर पे स्केड्यूल हो जाए और दूसरा प्रोसेस दूसरे CPU या दूसरी कोर पे स्केड्यूल हो जाए। फिर हमने तो सिर्फ एक कोर के इंटरप्ट्स को डिसेबल किया है, दूसरी कोर के तो नहीं किया। दूसरी कोर के इंटरप्ट्स को डिसेबल करते हैं तो तीसरी और चौथी कोर्स, अगर 4 कोर्स हैं तो उनको भी डिसेबल करना होगा। ऐसा ना हो कि उन पे स्केड्यूल हो जाए। वी डोंट नो इन एडवांस, हम नहीं जानते, वो किसी पे भी स्केड्यूल हो सकता है। इसका मतलब है कि जितनी कोर्स होंगी उन तमाम कोर्स के इंटरप्ट्स को डिसेबल करना पड़ेगा, सिर्फ इस डर से कि हमारा जो दूसरा थ्रेड है वो उन कोर्स पे स्केड्यूल ना हो जाए और क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम अराइज ना हो जाए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन वायलेट ना हो जाए। और अगर तमाम कोर्स पर हमने, और ये स्केलेबल सोल्यूशन भी नहीं है, अगर 16 कोर्स हैं तो क्या होगा? क्या 16 कोर्स तमाम कोर्स को डिसेबल करना होगा? तो ये सोल्यूशन भी स्केलेबल नहीं है। हाँ, 2 कोर्स के लिए चलें हम कर लेते हैं कि 2 कोर्स हैं तो हम इंटरप्ट्स को डिसेबल कर देते हैं, फाइन। अगरचा ये भी रिलायबल सोल्यूशन नहीं है। ओके, किसी भी असेंबली की इंस्ट्रक्शन को हाई लेवल लैंग्वेज में अगर आप इशू करना चाहते हैं तो ASM का कीवर्ड और पैरेंथेसिस के अंदर वो इंस्ट्रक्शन असेंबली की टर्मिनेटिंग विद सेमीकोलन, और इस पूरे को डबल कोट में अगर आप लिख देंगे तो जो कंपाइलर है वो इसको एज ए असेंबली लैंग्वेज एक्सेप्ट कर लेगा। आप ये काम कर सकते हैं, कोई भी असेंबली की इंस्ट्रक्शन अपनी C या किसी और लैंग्वेज के अंदर लिख सकते हैं। ये सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करके देखिएगा लैब में कि क्या ये काम करता है, क्या यूज़र मोड में रहते हुए ये इंस्ट्रक्शन इशू हो सकती है। ये करके देखिएगा। अगर ये इंस्ट्रक्शन इशू हो जाती है और कमिट हो जाती है, मीन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है, तो इंटरप्ट्स डिसेबल हो चुके होंगे और फिर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग रुक जाएगी। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग रुक जाएगी, कीबोर्ड से इनपुट, माउस मूवमेंट, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ स्टक हो जाएगा उस वक्त तक जब तक आप दोबारा STI नहीं करते, इंटरप्ट्स को एनेबल नहीं करते। लेकिन अब तक के जितने कॉन्सेप्ट्स हमने लिए हैं वो तो ये है कि ये एक प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन है, और प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन यूज़र मोड में एग्जीक्यूट नहीं होती। अगर इशू करने की जाए यूज़र मोड में तो ट्रैप हो जाए।
ट्रैप जनरेट हो जाएगा, जिसके नतीजे में कर्नल उस प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा या उस थ्रेड को टर्मिनेट कर देगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? डिसेबल कर रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के लिए कर रहे हैं। हमने कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग रोकनी है। अगर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग रुक जाएगी यानी कि टाइम शेयरिंग रुक जाएगी, असल में तो टाइम शेयरिंग है ना, कॉन्टेक्स्ट स्विच तो एक्चुअली उस टाइम शेयरिंग को इम्प्लीमेंट करने का उसकी इम्प्लीमेंटेशन है एक्चुअली, कि अब एक प्रोसेस से कंट्रोल लेना है तो उसके कॉन्टेक्स्ट को कहीं सेव करना है, उसके रजिस्टर की वैल्यूज़ को कहीं सेव करना है और जिसको कंट्रोल देना है उसके कॉन्टेक्स्ट को रिस्टोर करना है। दिस इज कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। एक्चुअली तो टाइम शेयरिंग की वजह से ये काम करना पड़ रहा है। अगर टाइम शेयरिंग रुक जाएगी, मल्टीटास्किंग रुक जाएगी, तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम आता ही कब है? जब शेयर्ड वेरिएबल की मॉडिफिकेशन भी शेयर हो जाती है, वो ऑपरेशन भी शेयर हो जाता है। काउंट प्लस प्लस और काउंट माइनस माइनस साइमल्टेनियसली परफॉर्म होते हैं, क्योंकि इन्हें सीरियली परफॉर्म होना है, इन्हें पैरेलल में परफॉर्म नहीं होना। या तो काउंट प्लस प्लस हो, उसके बाद काउंट माइनस माइनस हो, या पहले काउंट माइनस माइनस हो जाए बाद में प्लस प्लस हो। दोनों सेम टाइम पे नहीं हो सकते। और दोनों सेम टाइम पर अगर सिंगल प्रोसेसर है तो मल्टीटास्किंग से होंगे, और अगर मल्टीपल कोर्स है तो मल्टी प्रोसेसिंग हो सकती है इनके दरमियान। ओके, हमने मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग दोनों को रोकना है। तो उसके लिए हमने हार्डवेयर सोल्यूशन डिस्कस किया है, बट इट्स नॉट अ वायबल सोल्यूशन। इसमें और भी बहुत से इश्यूज हैं, इसमें और भी बहुत से इश्यूज हैं। ये भी तो हो सकता है जब आप तमाम कोर्स पर आप कहते हैं कि ओके CLI की इंस्ट्रक्शन इशू कर देते हैं तमाम कोर्स पे, लेकिन और भी चेक्स रखने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि दूसरी कोर पर थ्रेड क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो चुका हो, ये चेक भी तो रखना है। सर मल्टी प्रोसेसिंग में भी ये प्रॉब्लम हो सकता है? मल्टी प्रोसेसिंग में भी यही क्रिटिकल प्रॉब्लम है। राइट का ऑपरेशन शेयर्ड ही नहीं है, चाहे मल्टीटास्किंग हो या मल्टी प्रोसेसिंग हो। राइट का ऑपरेशन फंडामेंटली शेयर्ड नहीं है, आप किसी भी तरीके से करें। इस राइट के ऑपरेशन को सीरियली होना है, पहले एक राइट के ऑपरेशन परफॉर्म करे, फिर दूसरा थ्रेड परफॉर्म करे, फिर तीसरा, एंड सो ऑन। पैरेलल में भी नहीं हो सकते, यानी कि तरह मल्टी प्रोसेसिंग भी नहीं हो सकती, मल्टीटास्किंग भी नहीं हो सकती। मल्टीटास्किंग मीन्स ऐसा नहीं है काउंट प्लस प्लस आधा हुआ, कंट्रोल ट्रांसफर हो गया दूसरे थ्रेड को, उसने काउंट माइनस माइनस आधा किया, फिर कंट्रोल वापस आ गया, उसने कंट्रोल प्लस प्लस को कंप्लीट किया, फिर कंट्रोल वापस गया दूसरे थ्रेड के पास और उसने काउंट माइनस माइनस को कंप्लीट किया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। हम डिटेल में देख चुके हैं इससे क्या प्रॉब्लम आएगा, ट्राई रन करके देखा था हमने, और वो प्रॉब्लम हमने चला के भी देखा था, हमें नजर आया था वो प्रॉब्लम। तो वहां से हमने ये कंक्लूड किया कि राइट का ऑपरेशन किसी के साथ शेयर्ड नहीं है, रीड का ऑपरेशन रीडर्स के साथ शेयर्ड है। मल्टीपल थ्रेड्स रीड कर सकते हैं सेम टाइम पे, लेकिन राइट कोई नहीं करेगा। तो हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख रहे हैं, हार्डवेयर सॉल्यूशन। उसके अंदर पहला सॉल्यूशन हमने देखा CLI का, सिंगल कोर पे शायद ये काम करे। सिंगल कोर पे तो समझ आता है कि इट माइट वर्क, लेकिन मल्टीपल कोर्स पर ये वायबल नहीं है। और वैसे भी ये प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन है, हम ये कंट्रोल यूज़र को नहीं दे सकते, हम प्रोग्रामर को या यूज़र प्रोसेस को ये इख्तियार नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हमने दे दिया तो फिर मशीन स्टक हो जाएगी। कोई भी प्रोसेस शुरू में ही CLI करेगा और कंट्रोल उसका, और आखिर तक CLI रखेगा, और आखिर में STI करके इनेबल्स कर देगा। मशीन स्टक है, कुछ नहीं कर सकती। तो पहला हार्डवेयर सोल्यूशन तो ये था कि हम इंटरप्ट्स को डिसेबल करते हैं।
हाँ, अगर ऐसी मशीन है जहाँ पे प्रोटेक्शन का इशू नहीं है, लाइक आप एम्बेडेड सिस्टम लिख रहे हैं, आप माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और वहाँ पर ऐसा कोई इशू आ जाता है जहाँ पे शेयर्ड वेरिएबल मॉडिफाई हो रहा हो मल्टीपल थ्रेड्स के दरमियान, तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। आप वहाँ पर इंटरप्ट्स, चूँकि वहाँ पर मोड्स नहीं होते, यूज़र मोड और कर्नल मोड नहीं होते, तो वहाँ पर आप CLA की इंस्ट्रक्शन इशू कर सकते हैं, वहाँ पे एक्सेप्टेबल है ये सोल्यूशन। लेकिन जनरल पर्पस मशीन हो, डेडिकेटेड ना हो एम्बेडेड सिस्टम की तरह, जनरल पर्पस हो, मल्टीपल यूजर्स के मल्टीपल प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हो, तो वहाँ पर ये अलाउड नहीं है, आप कर नहीं सकते। ओके, अब CPU इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है अपने इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के अंदर, यानी कि CPU का एक मैनुअल होता है प्रोग्रामर्स के लिए, उसके अंदर एक टेबल होगा, उसके अंदर तमाम इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी उसकी जितनी वो सपोर्ट करता है। जैसे कि अगर वो 256 इंस्ट्रक्शन सपोर्ट करता है तो वो तमाम लिखी होंगी। इंस्ट्रक्शंस का नेमोनिक क्या है, जैसे मूव है, ऐड है, सब है, एंड और नॉट क्या है। आगे उसका ऑपकोड लिखा होगा, यानी कि उसका मशीन लैंग्वेज इक्विवेलेंट बाइनरी फॉर्म में लिखा होगा, क्योंकि मशीन प्रोसेसर तो को जो इंस्ट्रक्शन मिलती है प्रोसेसर को, वो 0 1s की फॉर्म में मिलती है। ये जो नेमोनिक्स होते हैं, मूव, ऐड, सब, ये प्रोग्रामर को के लिए होते हैं ताकि प्रोग्रामर उन्हें आसानी से मेमोराइज कर सके। ओके, जो असेंबलर का काम होता है कि वो उसको असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट करे मशीन लैंग्वेज में। खैर वो टेबल जो कि मैन्युफैक्चरर ने प्रोवाइड किया हुआ है, मैन्युफैक्चरर ने, उस टेबल में नेमोनिक होगा, दूसरे कॉलम में उसका ऑपकोड होगा, तीसरे कॉलम में उसका साइज लिखा होगा, चौथे कॉलम में, यानी साइज मीन्स के कितने बाइट्स की इंस्ट्रक्शन है, 3 बाइट्स, 4 बाइट्स, मेमोरी में कितने बाइट्स ऑक्यूपाई करेगी। नेक्स्ट कॉलम में नंबर ऑफ साइकिल्स लिखे होंगे कि कितने साइकिल्स में एग्जीक्यूट होगी। कोई इंस्ट्रक्शन एक साइकिल में होती है, कोई अप टू 200 या 400 साइकिल्स, कोई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है तो वो ज़्यादा साइकिल्स लेगा, लाइक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो ये ज़्यादा साइकिल्स लेंगे। आगे फिर एक कॉलम होता है जिसमें लिखा होता है कि ये इंस्ट्रक्शन प्रिविलेज्ड है या नॉन प्रिविलेज्ड है। अगर प्रिविलेज्ड होगी तो इसका मतलब है उसे कर्नल प्रिविलेजेस चाहिए, उसे कर्नल मोड में एग्जीक्यूट कर सकते हैं आप, यूज़र मोड में वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। फिर एक कॉलम होता है जिसमें ऑपरेशन के बारे में लिखा होता है कि ये ऑपरेशन एटॉमिक है या नॉन एटॉमिक है। अब हम एटॉमिक की बात करते हैं। अगर मैं कहता हूँ कोई ऑपरेशन एटॉमिक है तो इसका मतलब ये है कि वो अनइंटरप्टेबल है, उसको इंटरप्ट नहीं किया जा सकता दरमियान में। अगर वही ऑपरेशंस मल्टीपल इशू हो जाते हैं तो वो किसी आर्बिट्रेरी ऑर्डर में सीरियलाइज हो जाएंगे। कोई इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर में कोई भी इंस्ट्रक्शन ले लें, अगर वो एटॉमिक है तो इसका मतलब ये है कि वो इंस्ट्रक्शन इशू होगी तो कमिट होगी, उसे दरमियान में इंटरप्ट नहीं किया जाएगा। अगर मल्टीपल वही इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल इशू हो जाती हैं तो वो किसी आर्बिट्रेरी ऑर्डर में सीरियलाइज हो जाएंगी, यानी कि 1 बाय 1 एग्जीक्यूट होंगी, पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं होगी, पैरेलल में एग्जीक्यूट नहीं होंगी, इवन ऑन मल्टी कोर मशीन। अगर मल्टीपल कोर्स पर भी इशू हो जाती है तो वो सीरियलाइज हो जाएगी, पहले एक कोर पे चलेगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। ये होता है एटॉमिक का मतलब। तो हमारे इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि एटॉमिक होती हैं, हमें उसके मैनुअल से पता चला कि वो एटॉमिक है। अब एटॉमिक का मतलब ये है कि वो इंस्ट्रक्शन हमेशा सीरियली एग्जीक्यूट होगी, अगर मल्टीपल कोर्स पर वो इशू हो जाती है पैरेलल में, वो सीरियली एग्जीक्यूट होगी। किसी भी ऑर्डर में वो सीरियलाइज हो सकती है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है। एक दफ़ा इशू हो गई तो वो कमिट होगी, उसको दरमियान में इंटरप्ट करके कोई और ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जाएगा। तो एटॉमिक इंस्ट्रक्शन सीपीयू अपने इंस्ट्रक्शन सेट में प्रोवाइड करता है।
ये वही बातें हैं, ये बाकी जो 2 पॉइंट्स हैं ये वही हैं कि atomically means that its execution can't be interrupted once it is issued even on a multi-core system. Such instructions once issued are committed. एक दफ़ा इशू हो गई, अब वो कमिट का मतलब है कि वो सक्सेसफुली कंप्लीट होगी, उसे दरमियान में इंटरप्ट नहीं किया जाएगा। सर जी सर इसका मतलब है एटॉमिक इंस्ट्रक्शन के अंदर कंट्रोल स्विचिंग नहीं होगी। हाँ, आप ये समझ लें कि वो इंस्ट्रक्शन जब भी इशू होगी तो वो उसे इंटरप्ट नहीं किया जाएगा और सीपीयू खुद इसका चेक रख रहा है अपने पास, सिर्फ उस इंस्ट्रक्शन का जो एटॉमिक है, बाकियों का नहीं। अब तमाम इंस्ट्रक्शंस एटॉमिक नहीं है, चंद एक हैं, और वहाँ भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसको एटॉमिकली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या नॉन एटॉमिकली। लेकिन तमाम इंस्ट्रक्शंस एटॉमिकली एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, लेकिन चंद एक इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि एटॉमिकली एग्जीक्यूट होती हैं, उनको भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम उन्हें एटॉमिकली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या नहीं। अब आपको ये समझ आ गई कि एटॉमिक इंस्ट्रक्शन इशू जब होती है, इशू मतलब कि अगर आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर भी पढ़ रहे हैं तो अगर मेमोरी से वो फैच हो गई और फैच होने के बाद वो पाइपलाइन के अंदर इशू हो गई तो अब वो कंप्लीट होगी, उसको दरमियान में इंटरप्ट नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको रोक के कोई और एटॉमिक इंस्ट्रक्शन, वही एटॉमिक इंस्ट्रक्शन दोबारा इशू कर दी जाए किसी और कोर पे। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। उसको दरमियान में रोका नहीं जाएगा और इसका चेक खुद रखेगा माइक्रो प्रोसेसर अपने पास। माइक्रो प्रोसेसर इसको इंश्योर करेगा कि उस इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करना है और इंटरप्ट नहीं करना। जिस तरह लोड, मूव और इस तरह की जो ये असेंबली सारी ये सारी एटॉमिक नहीं है। ये लोड की अगर बात करें तो लोड स्टोर मशीन है लाइक मिप्स, तो लोड स्टोर मशीन के ऊपर लोड और स्टोर एटॉमिक नहीं है। मल्टीपल लोड हो सकता है और वो सारे पैरेलल में एग्जीक्यूट हो सकते हैं, स्टोर भी हो सकता है, मूव है। रिस्क मशीन के अंदर मूव की इंस्ट्रक्शन है, ये भी एटॉमिक नहीं है। अब एटॉमिक इंस्ट्रक्शन की एक एग्जांपल देखते हैं। आपने असेंबली में पढ़ी होगी एक्सचेंज की, XCHNG एक्सचेंज, जो वाली। ओके, ये इंस्ट्रक्शन आपने चले नहीं पढ़ी, लेकिन ये एक्सचेंज कर देती है दो रजिस्टर्स के कंटेंट्स को, दो ऑपरेंड्स को एक्सचेंज कर देती है। अब अगर मैं लिख देता हूँ एक्सचेंज AX, BX, तो AX के कंटेंट्स BX में मूव हो जाएंगे और BX के कंटेंट्स AX में मूव हो जाएंगे। ओके, एक एटॉमिक इंस्ट्रक्शन है कंपेयर एंड स्वैप। कोई भी सूडो नेम है, एक्चुअल आर्किटेक्चर में इसका नाम कुछ भी हो सकता है। हमने उसके ऑपरेशन को देखते हुए उसका नाम रख दिया कंपेयर एंड स्वैप, क्योंकि वो कंपेयर करता है और स्वैप करता है। ये एक एटॉमिक इंस्ट्रक्शन है। मैंने उस समझाने के लिए आपको कि उसका वो करती क्या है, उसका ऑपरेशन क्या है, मैंने उसके इक्विवेलेंट एक सी फंक्शन लिख लिया सो दैट कि आपको समझ आ जाए कि वो इंस्ट्रक्शन करती क्या है। इट इज़ जस्ट लाइक अ मूव इंस्ट्रक्शन, जैसे मूव है, ऐड है, एक्सचेंज है, बिल्कुल इसी तरह की इंस्ट्रक्शन है। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए क्योंकि सबने कोल नहीं पढ़ी होगी, कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने असेंबली लैंग्वेज का कोर्स नहीं लिया, तो उनके लिए मैंने उसका इक्विवेलेंट सी फंक्शन लिख दिया है। अगर आप ये सी फंक्शन लिख कर चलाएंगे तो इट वॉन्ट वर्क, क्योंकि सी के अंदर ये एटॉमिक नहीं होगा, कहीं भी इंटरप्ट हो सकता है, इसके एग्जीक्यूशन में कहीं भी टाइमर इंटरप्ट आ सकता है। एक्चुअली मैं ये फंक्शनैलिटी समझाने के लिए मैंने ये सी का फंक्शन बना लिया ताकि आपको फंक्शनैलिटी समझ आ जाए कि कंपेयर एंड स्वैप की इंस्ट्रक्शन करती क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो कंपेयर एंड स्वैप की इंस्ट्रक्शन है, असेंबली इंस्ट्रक्शन है, एटॉमिकली एग्जीक्यूट होती है और सीपीयू खुद इसका चेक अपने पास रखता है, इस चीज़ को इंश्योर करता है कि ये एटॉमिकली ही एग्जीक्यूट होगी, इसको इंटरप्ट नहीं किया जाएगा। इवन और अगर मल्टीपल कोर्स के ऊपर भी इशू हो जाती है
तो तब भी इसको इस ऑपरेशन को पैरेलल में एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, बल्कि इस ऑपरेशन को सीरियलाइज कर दिया जाएगा सीपीयू लेवल पे, हार्डवेयर लेवल पे। ओके इस इंस्ट्रक्शन के अब मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ। कंपेयर एंड स्वैप 3 पैरामीटर्स हैं। एक इंटीजर पॉइंटर है, वैल्यू, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, यानी कि जो वैल्यू हमने पास की है उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, सेकंड पैरामीटर, और न्यू वैल्यू उसको क्या असाइन करनी है अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू मीट कर जाती है। सिंपली ये डेफिनेशन है क्या कि जो भी वैल्यू बाय रेफरेंस पास हुई है, यानी कि जो वैल्यू वेरिएबल है बाय रेफरेंस पास हुआ है, उसकी वैल्यू को टेम्परेरीली कहीं स्टोर कर लेना है और फिर उस वैल्यू को चेक करना है एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ। जो भी उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, आप कहते हैं कि उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर 0 है तो उसको कोई नई वैल्यू असाइन हो जाए। अगर उसकी करंट वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू के इक्वल है तो उस वेरिएबल को न्यू वैल्यू असाइन हो जाए और ओल्ड वैल्यू उसकी रिटर्न हो जाए। दिस इज द डेफिनेशन। आप इजीली इसको आप ड्राई रन कर सकते हैं, आप इसको समझ सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि कोई भी वैल्यू है, वैल्यू में से 0 है, 0 को टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कर लिया, 0 को कंपेयर किया एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ, एक्सपेक्टेड वैल्यू भी 0 थी, तो 0 इज इक्वल टू 0, यस, कंडीशन ट्रू, तो वैल्यू को न्यू वैल्यू असाइन कर दिया। न्यू वैल्यू क्या है 1, तो उसे 1 असाइन हो गया, लेकिन रिटर्न क्या हुआ, ओल्ड वैल्यू। इसकी एप्लीकेशन अभी देख लेंगे कि इसे हम कैसे यूज करेंगे इस फंक्शन को। तो सिंपल इज दैट कि करंट वैल्यू को एक्सपेक्टेड वैल्यू से कंपेयर करता है, अगर दोनों मीट हो जाती हैं तो करंट वैल्यू को न्यू वैल्यू असाइन हो जाती है करंट वेरिएबल को, और हमेशा एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ कंपेयर हो या ना हो, हमेशा रिटर्न जो है वो ओल्ड वैल्यू ही उसकी होती है। दिस इज द डेफिनेशन of compare and swap function. Actually it is equivalent to atomic some atomic instructions. समझाने के लिए इसका C इक्विवेलेंट कोड लिखा गया है, लेकिन ये आप C में इम्प्लीमेंट करके चलाएंगे, इट वोंट वर्क, ये नहीं काम करेगा। ओके अब इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। क्रिटिकल सेक्शन है, उसके ऊपर एंट्री सेक्शन है। अब लॉग को हमने इनिशियलाइज किया हुआ है 0 से। अगर हम कहते हैं कि लॉग एक वेरिएबल है, अगर वो 0 से इनिशियलाइज हम उसे कर देंगे इनिशियली, अगर उसकी वैल्यू 0 है तो इसका मतलब है कि लॉक अवेलेबल है। 0 का मतलब है कि कोई भी थ्रेड अपने क्रिटिकल सेक्शन में नहीं है। अब हमने कंपेयर एंड स्वैप को व्हाइल लूप में एग्जीक्यूट करना है। अब कंपेयर एंड स्वैप का फंक्शन कॉल हुआ, लॉग को बाय रेफरेंस पास किया। बाय रेफरेंस इसलिए पास कर रहे हैं ताकि वो इसको मॉडिफाई कर सके। ओके हमने इसे लॉग पास किया। अब कंपेयर एंड स्वैप ने उसको एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। लॉग इज 0, 0 इज इक्वल टू 0, यस, तो लॉग को क्या वैल्यू असाइन हो जानी है, न्यू वैल्यू, दैट इज 1। अब लॉग की वैल्यू अपडेट हो गई। कंपेयर एंड स्वैप ने रिटर्न क्या किया, ओल्ड वैल्यू, दैट इज 0। ओके कंपेयर एंड स्वैप ने रिटर्न किया 0, उस 0 को हमने फर्दर चेक किया कि 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो गई या ट्रू हो गई। 0 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हुई तो व्हाइल लूप ब्रेक हो गया। व्हाइल लूप ब्रेक हुआ। अब देखें इसमें लॉग भी सेट हो गया है, लॉग की वैल्यू मॉडिफाई हो चुकी है, अब 0 नहीं रही है, वो 1 हो गई है। लूप ब्रेक हुआ, थ्रेड अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो गया। अब थ्रेड अपने क्रिटिकल सेक्शन में दूसरा थ्रेड आता है। दूसरा थ्रेड आता है, वो कंपेयर एंड स्वैप को लॉग पास करता है। लॉग इज नाउ 1, 1 इज इक्वल टू 0, नो, रिटर्न क्या हुआ 1,
1 इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू हो गई, वाइल लूप आइटरेट होता रहेगा। उस वक्त तक आइटरेट होता रहेगा जब तक लॉग की वैल्यू 0 नहीं होती। अब बात ये है कि आप सोच रहे होंगे कि अगर व्हाट इज द डिफरेंस देन, सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन और इसमें क्या फ़र्क है? फ़र्क ये है कि ये जो कंपेयर एंड स्वैप फंक्शन है, ये एक्चुअली फंक्शन नहीं है बल्कि एक इंस्ट्रक्शन है, जिसकी फंक्शनैलिटी को मैंने सी के अंदर इम्प्लीमेंट करके समझाया है आपको। एक्चुअली ये एक इंस्ट्रक्शन है और ये इंस्ट्रक्शन एटॉमिकली एग्जीक्यूट होती है। मींस कि इस कोई वैल्यू जो ये जो ऑपरेशन मैंने बताया पूरा कंपैरिजन का और न्यू वैल्यू असाइन करने का और रिटर्न करने का, ये सब कुछ एटॉमिकली होगा। एटॉमिकली मींस कि इसको दरमियान में इंटरप्ट नहीं किया जा सकता। सी में अगर ये फंक्शन लिख के चलाएंगे तो उसको तो दरमियान में इंटरप्ट किया जा सकता है। तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या सॉल्व होना, ये वैल्यू वेरिएबल ही सेम टाइम पे मॉडिफाई हो रहा होगा। अगर दोनों थ्रेड्स कंपेयर एंड स्वैप का फंक्शन कॉल कर लेते हैं तो दोनों थ्रेड्स में वैल्यू वेरिएबल सेम टाइम पर जो कि शेयर्ड है दोनों में मॉडिफाई हो रहा होगा। तो इससे तो क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होना। लेकिन अगर यही ऑपरेशन एटॉमिक हो जाए, एटॉमिक का मतलब है कि ये जो वैल्यू वेरिएबल है ये सीरियली परफॉर्म होगा। वैल्यू वेरिएबल की मॉडिफिकेशन सीरियली होगी, पैरेलल में नहीं होगी, इवन ऑन मल्टीपल कोर्स। तो फिर ठीक है। अब ये एटॉमिक इंस्ट्रक्शन है, उसका इक्विवेलेंट कोड लिखा है मैंने। तो एटॉमिक इंस्ट्रक्शन है, एटॉमिक इंस्ट्रक्शन सीरियली एग्जीक्यूट होगी, हार्डवेयर खुद इस चीज़ को इंश्योर करेगा। तो अगर मैं इस इंस्ट्रक्शन को यूज़ कर लूँ जहाँ पर मैंने कंपेयर एंड स्वैप का फंक्शन कॉल किया है, अगर यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन को यूज़ कर लूँ तो मैं सिमिलर फंक्शनैलिटी अचीव कर सकता हूँ जो कि कंपेयर एंड स्वैप कर रहा है। तो आपके हार्डवेयर के अंदर ये इंस्ट्रक्शन मौजूद है, CMP एक्सचेंज, कंपेयर एक्सचेंज के नाम से हमारे जो इंटेल का प्रोसेसर है उसके अंदर वो इंस्ट्रक्शन मौजूद है। इसको हम यूज़ करेंगे और म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव करेंगे। अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन इंश्योर हो रही है, बाउंडेड वेटिंग और प्रोग्रेस को आपने खुद इंश्योर करना है, लेकिन म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव करती है। तो अब ये जो इंस्ट्रक्शन है कंपेयर एंड स्वैप की, बार बार बता रहा हूँ कि ये एक एटॉमिक इंस्ट्रक्शन है, उसके इक्विवेलेंट फंक्शनैलिटी मैंने फंक्शन की फॉर्म में लिख के बताई है। ये फंक्शन लिख के चलाएंगे इट वोंट वर्क, इसकी जगह हम एक इंस्ट्रक्शन यूज़ करेंगे। और इंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे? कंपेयर एंड एक्सचेंज की इंस्ट्रक्शन जैसे यहाँ पर CLI लिखा हुआ है स्लाइड्स में, स्लाइड में देखें, डबल कोट के अंदर ASM पैरेंथेसिस के अंदर जैसे CLI लिखा हुआ है, यहाँ पर हम कंपेयर एंड एक्सचेंज की इंस्ट्रक्शन इशू करेंगे, वो लिखेंगे यहाँ पर। हम वेरिएबल नेम्स यूज करेंगे या रजिस्टर? आप वेरिएबल और रजिस्टर दोनों का मिक्सड यूज़ होता है, यानी कि वेरिएबल में है ना आपकी वैल्यू तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल पहले किसी रजिस्टर में मूव होगा और उसके बाद फिर वो इंस्ट्रक्शन चलेगी और वो फिर आपको रिटर्न कैसे करेगी? एक्यूमुलेटर के थ्रू, हमेशा एक्यूमुलेटर इफेक्ट होगा। ठीक है, आपने उस इंस्ट्रक्शन को, अगर आपने असेंबली का कोर्स पढ़ा होगा तो आप उसे क्विकली समझ लेंगे, अदरवाइज उसको समझना इस कोर्स का पार्ट नहीं है। एक्चुअली इस फंक्शनैलिटी को समझना है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो आपको स्लाइड पर नज़र आ रहा है, एटॉमिक इंस्ट्रक्शन। तो नई चीज़ आपके लिए क्या है कि वो इंस्ट्रक्शन एटॉमिकली एग्जीक्यूट होती है, और एटॉमिक का मतलब क्या है। और ऐसी इंस्ट्रक्शंस को हम हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
अगर ये इंस्ट्रक्शन ना होती फिर आप अचीव ही नहीं कर सकते म्यूचुअल एक्सक्लूजन। सॉफ्टवेयर में म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव नहीं हो सकती मल्टीटास्किंग मशीन के ऊपर, मल्टी प्रोसेसिंग मशीन के ऊपर। तो अगर आप किसी प्रोसेसर की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो पहली आपको ऑप्शन जो है, पहला जो आपको ढूंढना पड़ेगा वो एटॉमिक इंस्ट्रक्शन ढूंढनी पड़ेगी। उसके इंस्ट्रक्शन सेट में ज़रूर होगी इस काम के लिए कि जो इंस्ट्रक्शन सेट जिन्होंने बताया उन्होंने म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव करने के लिए इस तरह की इंस्ट्रक्शंस डाली हैं। कंपेयर एंड एक्सचेंज या स्वैप के नाम से होगी या कोई मिलता जुलता नाम होगा, लेकिन काम वो यही कर रही होगी, एग्जैक्टली यही कर रही होगी। अगर किसी वजह से ये इंस्ट्रक्शन आपको नहीं मिलती, लेट मी कंप्लीट, अगर ये इंस्ट्रक्शन नहीं मिलती किसी वजह से तो फिर आपको पहले सोल्यूशन पे जाना पड़ेगा, दैट इज CLI, यानी कि आपको इंटरप्ट्स को डिसेबल करना पड़ेगा। और ये काम आप स्टैंड अलोन मशीन पे कर सकते हैं, डेडिकेटेड मशीन पे कर सकते हैं इंटरप्ट्स को डिसेबल करने वाला, लेकिन शेयर्ड मशीन पे नहीं कर सकते जहाँ पर मल्टीपल यूजर्स के मल्टीपल प्रोग्राम्स रन हो रहे हों। जी सर आपने कहा है कि मल्टी प्रोसेसिंग पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव नहीं हो सकती, क्यों सर? नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है ठीक है सर। कि मल्टी प्रोसेसर मशीन है तो वहाँ पर इंटरप्ट्स को डिसेबल करके म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव करना वायबल नहीं है। ठीक है सर। ठीक है, तो अगर मल्टीपल प्रोसेसर्स लगे हुए हैं मशीन के अंदर और वहाँ पर आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव करनी है तो गो फॉर दिस सॉल्यूशन। आपको इंस्ट्रक्शन सेट के अंदर एटॉमिक इंस्ट्रक्शन को ढूंढना है कि एटॉमिक इंस्ट्रक्शन कौन सी है और उसको यूज करना है आपने। मतलब सर इंटरप्ट वाला काम नहीं करना, हमें हमें एटॉमिक इंस्ट्रक्शन वाला सॉल्यूशन करना जी है मल्टी प्रोसेसिंग। जी, इंटरप्ट्स तो आप डेडिकेटेड मशीन पे कर सकते हैं अगर आप माइक्रो कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग से या आप रोबोट की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, और वहाँ पर आपने सिर्फ म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव करनी है थोड़ी देर के लिए। आपका क्रिटिकल सेक्शन इतना बड़ा नहीं है, बहुत एक चंद इंस्ट्रक्शंस पर ही होता है क्रिटिकल सेक्शन नॉर्मली, तो वहाँ पर आप इंटरप्ट्स को बहुत थोड़ी देर के लिए आप डिसेबल कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर के लिए करेंगे तो लैग आना शुरू हो जाएगा, बहुत से इवेंट्स रह जाएंगे कि बहुत से काम हैं जो प्रायोरिटी पे होने होते हैं। से रोबोट ने लाइन ट्रैक करनी है और जंक्शन काउंटिंग कर रहा है, कुछ प्लंजर्स ओपन करने हैं, इस तरह के बहुत से काम, वो रियल टाइम मशीन है उसने सेम टाइम पे करने हैं बहुत से काम, और वहाँ पर अगर आप CLI ज़्यादा देर के लिए कर लेंगे यानी कि इंटरप्ट को डिसेबल कर देंगे ज़्यादा देर के लिए तो फिर बहुत सी चीज़ें लैग हो जाएंगी, वो अपनी डेडलाइन मीट नहीं कर सकेगा। तो इंटरप्ट्स को डिसेबल कर सकते हैं कि अगर क्रिटिकल इवेंट अगर लैग ना करे। सर यूजर मोड के अंदर तो नहीं ना कर सकते हम? नहीं, यूजर क्योंकि मोड ये नॉर्मली डेडिकेटेड मशीन्स पे माइक्रो कंट्रोलर पे नहीं होता, प्रोग्रामिंग ऐसे ही होती है सी में जैसे आप कर रहे हैं, तो माइक्रो कंट्रोलर लाइक या रोबोटिक्स एप्लीकेशन में तो यूज़र मोड कर्नल मोड नहीं होता। यूज़र मोड और कर्नल मोड वहाँ पर होता है जहाँ पर यूज़र प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होने हो और ख़ासतौर पे वो भी मल्टीपल यूज़र से बिलोंग करते हो। जनरल पर्पस मशीन पे होता है जैसे कि आपके लैपटॉप हो गया या आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर हो गया, तो वहाँ पर तो आपको एटॉमिक इंस्ट्रक्शन आप यूज़ कर सकते हैं। इसको ये प्रिविलेज नहीं है, ये जो एटॉमिक इंस्ट्रक्शन है कंपेयर एंड स्वैप, ये प्रिविलेज्ड इंस्ट्रक्शन नहीं है, इसको आप यूज़र मोड में इशू कर सकते हैं इजीली। इंटरप्ट्स को डिसेबल करने की जो इंस्ट्रक्शन है CLI, उसको आप यूज़र मोड में इशू नहीं कर सकते, वो ट्रैप हो जाएगा। तो अगर डायरेक्टली आपने हार्डवेयर सोल्यूशन को इनकॉर्पोरेट करना है, फाइनल सोल्यूशन जो है वो हमारा वो यही है कि अल्टीमेटली आपने प्रोसेसर के अंदर एटॉमिक इंस्ट्रक्शन को ही ढूंढना है और उसी को यूज़ करते हुए म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव करनी है, और कोई तरीका नहीं है। हाँ, कुछ लाइब्रेरीज हैं
उन्होंने एटॉमिक इंस्ट्रक्शंस को खुद यूज करके आपको एक रैपर फंक्शन प्रोवाइड कर दिया है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, वो यूज हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं म्यूटेक्स लॉग की। लाइब्रेरी म्यूटेक्स लॉग प्रोवाइड कर रही है। आपकी जो pthread लाइब्रेरी है ये आपको म्यूटेक्स लॉग प्रोवाइड कर रही है। म्यूटेक्स यानी कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन से निकला है। अब इसके अंदर लॉग सेट करने के लिए हमारे फंक्शन सूडो नेम है एक्वायर का। एक्चुअली आपको फंक्शन का जो भी नाम होगा वो आपको लैब में बता दिया जाएगा मैनुअल में। एक्वायर की डेफिनेशन कुछ इस तरह की है कि वाइल एक ग्लोबल वेरिएबल है अवेलेबल, अगर अवेलेबल लॉग इज़ नॉट अवेलेबल तो वो लूप में आइट्रेट करता रहे, यानी कि वेट करे लॉग के अवेलेबल होने का। और अगर लॉग अवेलेबल है तो वाइल का लूप आइट्रेट नहीं करेगा, ब्रेक हो जाएगा और लॉग की वैल्यू अवेलेबल की वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स मीन्स कि लॉग एक्वायर हो चुका है यानी कि यूज़ हो चुका है। तो ये एक्वायर की एक सूडो फंक्शन है। ये भी अगेन आप लिखकर सी में लिखकर चलाएंगे नहीं चलेगा, इसकी डेफिनेशन आप नहीं लिख सकते क्योंकि इसने हार्डवेयर सोल्यूशन को इनकॉर्पोरेट करके इस डेफिनेशन को एटॉमिक बनाया है। आप हार्डवेयर सोल्यूशन को यूज़ करते हुए इस डेफिनेशन को एटॉमिक बना सकते हैं। कैसे? कंपेयर एंड स्वैप से आप वही काम करें, लॉग वेरिएबल को सेट कर दें तो एक्वायर को एटॉमिकली एग्जीक्यूट कर लें। एक्वायर के अंदर जितनी इंस्ट्रक्शंस हैं वो सारी एटॉमिकली एग्जीक्यूट हो जाएंगी और आखिर में लॉग को रिलीज कर दें। तो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामर्स के लिए जो लाइब्रेरी राइटर था उसने हार्डवेयर एटॉमिक इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए उसे एक रैपर फंक्शन प्रोवाइड कर दिया, यानी कि एक एक्वायर के नाम से और रिलीज के नाम से फंक्शन प्रोवाइड कर दिया है ताकि वो इजीली लॉक म्यूचुअल एक्सप्लेन अचीव कर सके। अब होता ही है कि नॉर्मली जितने भी प्रोग्रामर्स होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज के होते हैं, उन्हें लो लेवल लैंग्वेज पढ़ी भी हो तो इतनी डेप्थ में नहीं पढ़ी होती, और इन केस के अगर इतनी डेप्थ में पढ़ी हो, उसे पता हो कि एटॉमिक इंस्ट्रक्शन को कैसे एग्जीक्यूट करना है, तो नॉर्मली लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में बहुत कम इनकॉर्पोरेट किया जाता है। तो उसी से बचने के लिए, उस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए लाइब्रेरी जो pthread लाइब्रेरी है वो फंक्शंस प्रोवाइड करती है लॉग को सेट करने के और रिलीज करने के, और वो एटॉमिक फंक्शंस होते हैं। अब उन्होंने एटॉमिक कैसे बनाए हैं? उन्होंने वो एटॉमिक इंस्ट्रक्शन यूज करते हुए अपने फंक्शंस को एटॉमिक बनाया, जैसे एक्वायर है। अब एक्वायर की उन्होंने आपको जो डेफिनेशन दिखाई है, इसे उसने एटॉमिक बनाया है यूजिंग एटॉमिक इंस्ट्रक्शन। वो एटॉमिक इंस्ट्रक्शन यहाँ पर शो नहीं की, जस्ट उसने बता दिया है कि इसकी एग्जीक्यूशन एटॉमिक है। अब कैसे बनाई होगी? उसने वाइल से पहले लॉग सेट किया होगा कंपेयर एंड स्वैप की इंस्ट्रक्शन यूज करते हुए, और इस फंक्शन की एग्जिट पे उसने लॉग को रिलीज कर दिया होगा ताकि मल्टीपल थ्रेड्स अगर एक्वायर कॉल कर लेते हैं तो मल्टीपल थ्रेड्स इस लॉग को एक्वायर ना कर सकें, वन बाय वन करें। और इसी तरह इसका जो अपोजिट है दैट इज रिलीज, ये भी एटॉमिक है, इसको भी एटॉमिक इंस्ट्रक्शन यूज करते हुए बनाया है, और इसमें अवेलेबल वेरिएबल को ट्रू कर दिया गया है। ट्रू मीन्स उसको दोबारा से रिलीज कर दिया गया है। एक्वायर और रिलीज फंक्शंस यूज करने होंगे। अगेन ये सूडो नेम्स हैं, एक्चुअल नेम डिफरेंट हो सकते हैं, तो म्यूटेक्स लाइब्रेरी यूज कर सकते हैं। म्यूटेक्स है म्यूचुअल एक्सक्लूजन से।
तो ये आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव कर देगा। एक वक्त में कोई एक थ्रेड अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होगा। अगर आप खुद लिखना चाहते हैं रिलीज और एक्वायर की डेफिनेशन तो आप लिख सकते हैं, यही डेफिनेशन है, लेकिन इससे पहले जो अभी हमने सोल्यूशन देखा है हार्डवेयर सोल्यूशन, जो हमने इंस्ट्रक्शन देखी है कंपेयर एंड स्वैप की, वो यूज़ करनी पड़ेगी यहाँ पर एक्वायर और रिलीज में। उस इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए आप इसे एटॉमिक बनाएंगे। ये बात समझ आइए। यहाँ पर देखें स्लाइड में, ये क्रिटिकल सेक्शन जो आपको नजर आ रहा है, ये एक वक्त में कोई एक थ्रेड अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो सकता है। अब ये जो क्रिटिकल सेक्शन है इसकी एग्जीक्यूशन को मैंने एटॉमिक बना दिया है। कैसे? यूजिंग कंपेयर एंड स्वैप इंस्ट्रक्शन। तो बिल्कुल यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन में अगर मैं किसी लॉग को सेट करके इस फंक्शन को नाम दे दूँ एक्वायर का, तो बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने एक्वायर की जो डेफिनेशन है वो ये यहाँ पर लिख दी है, जहाँ पर ये क्रिटिकल सेक्शन मैंने मेंशन किया हुआ। तो उन्होंने हार्डवेयर सॉल्यूशन और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन दोनों को मर्ज करके लाइब्रेरी प्रोवाइड कर दी है, यानी कि आपका वेरिएबल आपकी मर्जी का होगा, लेकिन उसके जो लॉग सेट होना है वो लॉग सेट कंपेयर एंड स्वैप की इंस्ट्रक्शन के थ्रू होगा। दूसरी हमारे पास लाइब्रेरी है सेमाफोर की। सेमाफोर और म्यूटेक्स में थोड़ा सा ही फ़र्क है कि बाज़ औक़ात हमारी एप्लीकेशन म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं होती, हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन अचीव नहीं करनी बल्कि रिसोर्सेज की शेयरिंग करनी है। इनके हमारा मकसद डिफरेंट है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो ये है ना कि हम चाहते हैं कि मल्टीपल थ्रेड्स में से एक वक्त में कोई एक थ्रेड अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो। अगर हमारी एप्लीकेशन डिफरेंट है, यानी कि हम कहते हैं कि ओके हमारे रिसोर्सेज से हमारे सिस्टम में 2 प्रिंटर लगे हुए हैं सिस्टम के साथ, तो 2 थ्रेड्स अपने क्रिटिकल सेक्शन में जाकर प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं, 2 से ज़्यादा अलाउड नहीं है। अगर रिसोर्सेज की मैनेजमेंट करनी है, रिसोर्सेज की एलोकेशन या यूटिलाइजेशन के लिए हम अलाउ करना चाहते हैं कि एक से ज़्यादा थ्रेड को कि वो अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाए, तो फिर हमारे पास सेमाफोर है। तो सेमाफोर वेरिएबल के अंदर सेमाफोर लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास 2 फंक्शंस हैं, वेट लॉक एक्वायर करने के लिए और सिग्नल रिलीज करने के लिए। सूडोनेम्स हैं। वेट का फंक्शन क्या करता है? ये चेक करता है कि एस की वैल्यू लेस देन 0 है, हो सकती है लेस देन 0, -1 -5 हो सकती है। अगर लेस देन और इक्वल टू 0 है तो वेट करे व्हाइल लूप में, अदरवाइज अगर ग्रेटर देन 0 है तो लॉक एक्वायर कर दे बाय डिक्रीमेंटिंग द वैल्यू। अगर 1 है तो 0 हो जाएगी, 5 है तो 4 हो जाएगी। जबकि म्यूटेक्स में बाइनरी लॉक होता है, या तो ट्रू या फॉल्स, लेकिन सेमाफोर अलाउ करता है कि आप काउंटिंग लॉक रख लें। आप चाहते हैं कि 5 थ्रेड साइमल्टेनियसली अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो जाएं, तो आप सेमाफोर वेरिएबल को 5 से इनिशियलाइज करेंगे, तो 5 वेरिएबल अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होंगे, 5 से ज़्यादा नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जब डिक्रीमेंट होकर वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहाँ पर लूप में स्टक हो जाएगा जो छठा थ्रेड होगा, बाकी भी सारे लूप में स्टक होते चले जाएंगे। एक वक्त में सिर्फ 5 थ्रेड्स अपनी क्रिटिकल सेक्शन में होंगे। और सिग्नल की डेफिनेशन को देखें तो सिग्नल में सिंपली S++ हो रहा है, यानी कि जो थ्रेड अपने क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट करेगा तो एग्जिट सेक्शन में वो सिग्नल को कॉल करेगा, और सिग्नल का मतलब है कि इंक्रीमेंट कर दिया जाए S वेरिएबल को। अगेन वेट और सिग्नल की डेफिनेशन भी एटॉमिक है, और एटॉमिक कैसे बनाई गई है वो कंपेयर एंड स्वैप की इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए, एटॉमिक इंस्ट्रक्शन को यूज़ करते हुए एटॉमिक बनाई गई है। तो सेमाफोर
दो तरह के होते हैं, बाइनरी एंड काउंटिंग। बाइनरी सेमाफोर में एस को हम 1 से इनिशियलाइज कर देते हैं। इसका मतलब है कि बाइनरी सेमाफोर है, म्यूचुअल एक्सचेंज अचीव कर रहे हैं। हम चाहते हैं कोई एक थ्रेड अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हो, तो हम एस को 1 से इनिशियलाइज कर देंगे। अगर हम चाहते हैं कि नहीं 5 थ्रेड्स अपने से 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, तो n हो सकते हैं। अगर n नंबर ऑफ थ्रेड्स अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हों, यानी कि एक से ज़्यादा थ्रेड्स अपने क्रिटिकल सेक्शन में एंटर हों, तो ऐसे सेमाफोर को हम काउंटिंग सेमाफोर कहते हैं। उसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर देन 1 से इनिशियलाइज होती है। सिंपल इज दैट, अगर s 1 है तो बाइनरी सेमाफोर, अगर s की वैल्यू आपने ग्रेटर देन 1 किसी भी नंबर से इनिशियलाइज की है तो दैट इज कॉल्ड काउंटिंग सेमाफोर। दोनों की एप्लीकेशंस डिफरेंट है। बाइनरी सेमाफोर म्यूटेक्स के लिए यूज़ होता है, यानी कि म्यूचुअल एक्सचेंज के लिए यूज़ होता है, और काउंटिंग सेमाफोर रिसोर्स एलोकेशन के लिए यूज़ होता है। टेक्स्ट आपने खुद पढ़ना है। सेमाफोर या म्यूटेक्स की जो डेफिनेशंस को खुद इंप्लीमेंट करके चलाएंगे, इट वोंट वर्क जब तक आप उसे एटॉमिक नहीं बनाते। और एटॉमिक बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिए कंपेयर एंड एक्सचेंज की इंस्ट्रक्शन से। ये इंस्ट्रक्शन लिखकर फंक्शन की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी लैब में, और इस इंस्ट्रक्शन को आप यूज़ करेंगे। अगर आपको समझ आती है, अगर आपने असेंबली का कोर्स पढ़ा है तो वेल एंड गुड, आप समझ लें। अगर आपने असेंबली का कोड नहीं पढ़ा हुआ तो फिर आप उसका इक्विवेलेंट सी का फंक्शन जो है कंपेयर एंड एक्सचेंज का, जो आज मैंने बताया, वो समझ लें। वो ज़रूरी है आपके लिए समझना। तो एक दफ़ा ये लाइब्रेरी इम्प्लीमेंट हो गई, अब आपने वो कंपेयर एंड एक्सचेंज की इंस्ट्रक्शन को यूज़ नहीं करना, बल्कि जो बिल्ट इन लाइब्रेरी है फॉर म्यूटेक्स एंड सेमाफोर, आपने वो यूज़ करनी है। सिंक्रोनाइजेशन के हवाले से आज की लैब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मिस ना कीजिएगा। सर जी, सर ये जो आपने कहा है सेमाफोर काउंटिंग वाली जो आपने